नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा का जो विषय है वह विवाह से संबंधित है। अक्सर आपने बात करते सुना होगा, क्या मेरा शादी के बाद का जीवन या विवाह के बाद का जीवन मेरा कैसा होगा, क्या मैं बदल जाऊंगा या मेरे साथ कैसा रहेगा, मैं सुखी रहूंगा या कैसा रहूंगा। तो इस बात के विषय अक्सर बातचीत में उठते हैं और प्रश्न भी मेरे पास बहुत आते हैं कि जिनको ईमेल के द्वारा लगातार रिप्लाई करना एक कठिन विषय हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक एपिसोड बनाया जाए कि आप विवाह के बाद आपका जीवन कैसा रहने वाला है, क्या संघर्षमय होगा या सुखद होगा, या आपको अपने कार्य क्षेत्र का किस तरीके से विस्तार करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो जो नवमांश है, यानी कि जब हमारा जो D1 चार्ट होता है वैसा ही हमारा एक D9 चार्ट होता है जिसे नवमांश चार्ट कहा जाता है। नवमांश यानी कि आपके भाग्य में क्या है, भाग्य को बताने वाला चार्ट ही नवमांश चार्ट है। और इस चार्ट का जो एक्टिवेशन है वह 27 वर्ष की अवस्था से आरंभ होता है और 33 तक आते आते तक यह पूर्ण रूप से अपने फलों को दे पाने में सक्षम हो जाता है। यानी कि अगर नवमांश का अगर हमें रिजल्ट देखना है तो हम 27 वर्ष की अवस्था से ही इसका एक्टिवेशन होगा, उससे पहले इसके उतने सार्थक परिणाम नहीं निकलेंगे। तो जब ये नवमांश यानी कि आपके भाग्य के फल में क्या लिखा है, तो सर्वप्रथम तो यह आवश्यक हो जाता है कि आपका जो D1 चार्ट का जो लग्नेश है उसकी स्थिति D9 चार्ट में कहां पर है। अगर आपका लग्नेश किसी शुभ ग्रह के साथ है, किसी शुभ भाव में है, तो आपका जो आगे के 27 वर्ष के बाद का जो जीवन है वह काफी कुछ अच्छा रहेगा। हालांकि हर भाव के साथ कुछ अच्छाइयां हैं तो हर भाव के साथ कुछ बुराइयां ही हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि अगर छठे भाव में है तो संघर्ष के साथ आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके लग्न का स्वामी मान लीजिए कि वह छठे भाव में हो जाता है, तो छठे भाव में हो जाने कहा D9 के चार्ट में, नवमांश के चार्ट में, तो वह संघर्ष करते हुए अपने कार्यों को बनाता है, क्योंकि यह एक उपचय भाव भी है। और आप धीरे धीरे जितना आप इसमें काम करते जाएंगे, जैसे हमारी पाचन क्रिया होती है, तो धीरे धीरे वह पच जाने की स्थिति हो जाती है कि कितना भी कठिन कुछ भी हो वह पच के फिर समान रूप से यानी कि समय के साथ वह फल देने वाले होते हैं। इसी प्रकार हम अगर देखें क्या कि नवमांश में जो हमारे लग्न की स्थिति है और सप्तमेश की जो स्थिति है वह दोनों कहाँ है, उन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध है, इस बात को समझना होता है। उन दोनों का अगर शुभ संबंध है तो यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। ऐसे में विवाह जो है वह सुखता को देने वाला होता है, एक लाभकारी विवाह होता है। अब क्या होता है, एक कहा जाता है कि मेरा प्रारब्ध चेंज होगा या नहीं होगा। इस बात का भी बहुत ज्यादा प्रश्न आता है कि क्या मैं, जैसे किन्हीं लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो उसमें क्या सुधार की संभावना है या नहीं है, इस बात को भी देखने का ज्योतिष में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया गया है। आपने नर शब्द को सुना होगा, और नर या मानव जिसे कहेंगे, आपने देव को सुना होगा और आपने राक्षस प्रवृत्ति को भी सुना होगा। तो ये 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, यह ग्रहों के स्वभाव होते हैं। तो जब नवमांश में आते हैं तो उन ग्रहों का स्वभाव क्या नर है, उन ग्रहों का स्वभाव क्या देव है, उन ग्रहों का क्या स्वभाव राक्षस है, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक
चार्ट भी बनाया है, और उसको आप पिक के माध्यम से भी आप देखेंगे तो जानेंगे क्या कि जो चर है, चर राशि वाले जो हैं वह देव से संबंध रखते हैं, और जब देव से संबंध रखते हैं तो ये अधृत कहलाते हैं। अधृत में क्या है कि अगर आपके कोई संकट हैं तो वो थोड़े से एफर्ट के बाद ठीक हो सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और देव का जो गुण है, देव का गुण क्या है? देवता जैसा अच्छे होते हैं, स्वभाव से सीधे होते हैं, जेंटल होते हैं, इनको एक अच्छी और सीधी सादी या भगवान की जैसी पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार जो अचर प्रकृति के ग्रह होते हैं या अचर भाव से संबंध रखने वाले होते हैं, तो वह क्या आते हैं? वह नर में आते हैं, यानी कि ये फिक्स्ड राशि में होते हैं, स्थिर स्वभाव की राशि में होते हैं। और जो फिक्स्ड होते हैं दे कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। उनको प्रारब्ध में जो कुछ दिया गया है उसके अंदर परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो यह एक बड़ी कठिन स्थिति होती है। और यह जो अचर होते हैं ये नर होते हैं, यानी कि मानव होते हैं, कि वो जिस मानवता के पथ पर चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, और अपने में अचर राशि होने के कारण ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो उनकी भाग्य में लिखा है वो होके ही रहना है। तीसरी जो प्रकृति आती है वह क्या है? राक्षस प्रवृत्ति। यह द्वि स्वभाव राशि में जो ग्रह पड़ते हैं उनके अनुसार होता है। तो जो दानव की प्रवृत्ति है या राक्षस की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर धृद और अधृद दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं। और यह जो राक्षसी प्रवृत्ति है इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एफर्ट बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है यह चेंज हो सकती है, कुछ नर में या कुछ देव में। तो इस प्रकार यह जो कहा जाता है नवमांश के जो अधिपति है, यह नवमांश के अमसा रूलर है, इनको देव, नर और राक्षस के रूप में भी इनकी एक पहचानने का एक तरीका है। और दूसरी चीज क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चर राशि के अंतर्गत आने वाले होते हैं वह देव में होते हैं। जो अचर राशि के अंतर्गत होते हैं उनको आधिपत्य मिलता है नर का या मानव का। और जो द्विस्वभाव राशि में होते हैं, यानी कि अपने पैटर्न को द्विस्वभाव चेंज करने वाले होते हैं, वह दानवीय प्रकृति के होते हैं। और उनमें ग्रहों के हिसाब से एफर्ट्स लगा करके उसे चेंज किया जा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा आता है कि मेरे विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा। तो ये प्रकृति है ना कि ये जो स्थिर राशि या चर राशि या द्विस्वभाव राशि की जो प्रकृति के अनुसार उनको एक भाव दिया गया है, एक प्रकार का स्वभाव दिया गया है, उसके अनुसार ही हम एक परिवर्तन ला सकते हैं। तो मित्रों, ये तो बात थी नवमांश के विषय की। एक ये बहुत ही ज्यादा एक विषय होता है कि मेरा भाग्य विवाह के बाद कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी नवमांश के विषय को लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस नवमांश के अंदर क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। तो मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।